देखिए बच्चों, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर। तो इस टॉपिक के अंदर हम कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब हम उनको कनेक्ट करते हैं और एनर्जी लॉस कितनी होती है, इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एक बार जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं। देखिएगा, जो लास्ट टॉपिक था हमने वो पढ़ा था एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे लास्ट। ठीक है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि U इक्वल टू कितना होता था, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये जो फॉर्मूला आया था हमारा वो था एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। देखिएगा, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, हमें पता है कि जो C होता है वो कितना होता है, Q अपॉन V होता है। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो वो कितना हो जाएगा, CV। इस इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं U इक्वल टू हाफ CV का होल स्क्वायर अपॉन C, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा U इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला किसका होता है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है। तीसरा, अगर हम बात करें यहाँ से C की वैल्यू अगर हम यहाँ रख सकते हैं तो U इक्वल टू कितना होगा, हाफ इंटू Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। ये भी किसकी वैल्यू होती है, C की होती है। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू हाफ Q इंटू V। ये बच्चों तीन फॉर्मूले होते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर के लिए। अगर आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर आपको कैपेसिटेंस और वोल्टेज दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर आपको चार्ज एंड वोल्टेज दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। मेन फॉर्मूला ये है, इसी से क्या होते हैं, हम इसको ड्राइव कर सकते हैं और इसी से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा हमारा जो लास्ट था कि जो एनर्जी डेंसिटी इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड या कैपेसिटर, उसके बारे में हमने बात की थी। वो कितना आया था, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने ड्राइव किया था, ये था एनर्जी स्टोर। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर। देखिएगा, मान लेते हैं आपके पास दो कैपेसिटर हैं। मान लेते हैं ये वाले कैपेसिटर है, फर्स्ट मान लेते हैं इसको A, और दूसरा ये कैपेसिटर है जिसको हम मान लेते हैं B। ये दो कोई कैपेसिटर है। मान लेते हैं इस कैपेसिटर के ऊपर इनिशियल केस में चार्ज Q1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है। ठीक है, ये जो दूसरा कैपेसिटर इसका चार्ज हम मान लेते हैं Q2 है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 है और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, V2 है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को किसी कंडक्टर वायर से कनेक्ट करते हैं तो इनमें चार्ज क्या होगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान देखो, यहाँ पर पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल कितना है, V2 है। तो अगर हम इन दोनों को किसी भी कंडक्टर वायर से कनेक्ट करेंगे तो दोनों के अंदर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे समझिएगा कि जैसे आपके पास ये कोई टंकी है पानी की, ठीक है, ये कोई टंकी है पानी की और इसी के साथ एक दूसरी टंकी रखी हुई है, ये खाली है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को किसी पाइप से जोड़ देते हैं नीचे से, बॉटम से, तो आप देखते हैं कि जो पानी है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अगर दोनों टंकियां सेम डायमीटर की हैं और सेम हाइट की हैं, उनका जो बेस रेडियस है वो भी सेम है, तो जो वाटर लेवल है वो दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम बात करते हैं
जैसे आपके पास जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर क्या होता है कि दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव। जब बैटरी फुल्ली चार्ज होती है तो उस टाइम क्या होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हाई होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल्स है उसका पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। तो अगर हम इसको किसी सर्किट से जोड़ते हैं, मान लेते हैं ये हमने एक बल्ब जोड़ दिया है यहाँ पर बैटरी के प्लस और माइनस से, तो अब क्या होता है कि यहाँ का जो हाई पोटेंशियल है और इधर का जो लो पोटेंशियल है, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होती है और कहाँ की तरफ, इधर की तरफ। तो इस वायर की तरफ, इस वायर के थ्रू क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जिससे क्या होता है ये बल्ब ग्लो करता है। और ये कब तक चलता रहेगा प्रोसेस, जब तक दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। जब दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज हो गई है। तो डिस्चार्ज की कंडीशन में क्या होता है, नेट चार्ज जीरो नहीं होता है या पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा वापस से आते हैं कि मान लेते हैं ये पहला कोई भी कैपेसिटर है जिसका चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल कितना है, V1 है। दूसरा कोई चार्ज है जिसका चार्ज Q2 है, कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल कितना है, V2 है। तो इनिशियल केस में अगर हम इनिशियल स्टेज की अगर बात करें तो जो टोटल चार्ज है QI हम मान लेते हैं इनिशियल का, वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। और हमें पता है कि जो Q होता है कि वो कितना होता है, CV के बराबर। तो जो Q1 है वो कितना हो जाएगा, C1V1 और Q2 कितना हो जाएगा, C2V2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो QI है इनिशियल चार्ज है वो कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों जो कंडक्टर हैं या दोनों जो कैपेसिटर हैं, हम इन दोनों को एक वायर के द्वारा क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। किसी भी कंडक्टर वायर से हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो आपको पता है कि इसका जो पोटेंशियल V1 है और इसका जो पोटेंशियल V2 है, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उधर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा और दूसरे कैपेसिटर की ओर क्या हो जाएगा, वो फ्लो हो जाएगा। और कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज कितना हो जाए, इक्वल और नहीं हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस वाले चार्ज कैपेसिटर पे, ठीक है, जो जिसका पोटेंशियल V1 था और इस वाले कैपेसिटर का जिसका पोटेंशियल V2 था, जब हमने इन दोनों को किसी भी कंडक्टर से कनेक्ट किया है, ठीक है, कंडक्टर से कनेक्ट किया है, तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं दोनों का जो पोटेंशियल इक्वल है वो हम कितना मान लेते हैं, V मान लेते हैं। ठीक है, जो नेट पोटेंशियल है इक्वल दोनों का वो कितना हो जाएगा, V मान लेते हैं। अब देखिएगा, जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल ज़्यादा है उससे और जिसका कैपेसिटेंस का पोटेंशियल कम है उसकी तरफ क्या होगा, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो मान लेते हैं कि इसका जो चार्ज है आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो मान लेते हैं कि इसका जो चार्ज है वो कितना हो गया, Q1 डैश मान लेते हैं, और इसका चार्ज कितना हो गया, Q2 डैश मान लेते हैं। ठीक है, जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो हम मान लेते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना मान लेते हैं हम, C1 और इसका कैपेसिटेंस C2। देखो यहाँ पर कैपेसिटेंस चेंज क्यों नहीं हुआ, देखो मैंने जब शुरू में पढ़ाया था कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, वो केवल और केवल कैपेसिटर की साइज पर और जो डाइलेक्ट्रिक है, यानी हम जिस मीडियम की बात करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, उस पर डिपेंड करता है। आपको याद हो तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज किया था वो कितना होता है, एप्सिलॉन नोट A/D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए
फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, और डी को अगर हम कम करते हैं तो भी कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है लेकिन कैपेसिटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट करने के बाद भी मान लेते हैं इसका जो कैपेसिटेंस है उतना ही रहेगा C1 और इसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा C2। तो फाइनल स्टेज में क्या हो जाएगा कि जो टोटल चार्ज है वो हम मान लेते हैं QF मान लेते हैं। जो टोटल चार्ज है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें वो कितना हो जाएगा, QF इक्वल टू भाई C1V प्लस C2V। C1V प्लस C2V कैसे, अगर हम इसी की बात करें यहाँ पर देखिएगा Q बराबर क्या होता है CV। अब Q1 निकाल रहे हैं तो C1 V1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो V1 और V2 अलग अलग थे, लेकिन जैसे हमने दोनों को कनेक्ट किया पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी, या फिर इसको हमने इक्वेशन क्या दे दिया 2 दे दिया। ठीक है, अब देखिएगा हम अगर बात करें चार्ज कंजर्वेशन लॉ या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से, देखिएगा हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज क्या होता है, एक कंजर्व क्वांटिटी होता है, यानी किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का नेट चार्ज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ से चार्ज कंजर्वेशन लॉ से अगर हम पढ़ते हैं कि जो फाइनल चार्ज है और जो इनिशियल चार्ज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, तो C1V प्लस C2V वो किसके बराबर हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2। यहाँ से हमने V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 ये किसके बराबर हो गया, C1V1 प्लस C2V2। तो यहाँ से जो अगर हम V की कैलकुलेट करें तो V कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है V, ये क्या होता है कि अगर दो कैपेसिटर आपको दे रखे हैं जिनका आपको कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है और इनिशियल पोटेंशियल भी दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाता है कि उनको कनेक्ट करने के बाद उन दोनों का नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से। बस आपको इनिशियल में टोटल आपको क्या करना है, इनिशियल केस में टोटल चार्ज निकाल लेना है और फाइनल में टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज कंजर्वेशन से क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज बराबर हो जाएंगे, इससे क्या होगा हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और बनता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि जो चार्जों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो किस रेशियो में होता है, उनकी जो कैपेसिटेंस है दोनों कैपेसिटरों का उनके साथ किस रेशियो में होता है। देखो यहाँ पर हमने देखा है कि जो Q डैश है, Q1 डैश है वो कितना है C1V, ठीक है, और जो Q2 डैश है वो कितना है C2V। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं Q1 डैश और Q2 डैश का जो रेशियो है तो वो कितना हो जाएगा C1V अपॉन C2V। तो V से V कैंसिल हो गया तो वो कितना हो जाएगा आपके पास है C1 अपॉन C2। यानी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है Q2 डैश और Q1 डैश का रेशियो वो कितना हो जाएगा C1 अपॉन C2 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यानी जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके लिए चार्ज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके लिए चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अब देखिएगा अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टर वायर से तो जो एनर्जी के अंदर लॉस होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
एनर्जी लॉस के बारे में। ठीक है, देखिएगा मैंने बताया था कि जो किसी भी कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है U, वो कितनी होती है, हाफ CV²। 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, तो हम यहाँ पर CV के इस फॉर्मूले से यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा अगर हम फर्स्ट में अगर हम बात करें इनिशियल स्टेज में, अगर इनिशियल स्टेज की बात करें तो इनिशियल स्टेज पे मान लेते हैं कि इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की हाफ C1V1² प्लस सेकेंड वाले कितनी हो जाएगी, हाफ C2V2²। ये इनिशियल केस की टोटल एनर्जी हो गई। ठीक है, जब हम उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो आपको पता है उनका पोटेंशियल तो सेम हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस C1 और C2 रहता है। तो जो फाइनल स्टेज में जो एनर्जी है वो हम मान लेते हैं UF है, वो कितनी हो जाएगी, हाफ C1V प्लस स्क्वायर प्लस हाफ C2V²। ये क्या हो गई आपके पास है फाइनल स्टेज की जो एनर्जी है। ठीक है, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, UF इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। हमने इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया है। अब देखिएगा अगर हम बात करें इसको कि जो फाइनल है UF इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। बच्चों V² की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमने V की वैल्यू पढ़ चुके हैं कि जो V है वो कितना आता था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं V² की जगह, तो कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इसको और सोल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, कि यहाँ से UF इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। हमने दोनों के स्क्वायर को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। तो यहाँ से देखिएगा ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी को ओपन कर लेते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम इस A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, तो देखिए कितना होगा, यहाँ से 1/2 A² प्लस B² प्लस 2AB, तो C1V1 प्लस इंटू C2V2 ये हो गया अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ तो कोई दिक्कत, हमने A प्लस बी का होल स्क्वायर को A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है, ये वाला हो गया, इसको हमने यहाँ तक लिख लिया। अब देखिएगा हम निकाल रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी, यानी अगर हम दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकाल रहे हैं, डेल्टा U इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। अगर हम इसको देखते हैं तो कितना था, 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। ठीक है, ये इनिशियल हो गया था, माइनस फाइनल कितना आया था आपके पास से 1/2 C1² V1² प्लस C2² V2² प्लस 2 C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो गया, देखो 1/2 तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पर C1 प्लस C2 एलसीएम हो गया। तो अगर हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए कितना हो जाएगा, C1V1² इंटू C1 प्लस C2 प्लस
C2V2² इंटू C1 प्लस C2, यहाँ तो कोई दिक्कत, माइनस C1V1 का होल स्क्वायर कर लेता हूँ मैं इसको, प्लस C2V2 का होल स्क्वायर प्लस 2C1V1 इंटू C2V2, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको वापस से हम सोल्व कर लेते हैं अंदर मल्टी, इसके बाद हम इसको करते हैं आगे सोल्व। 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा C1² इंटू V1² प्लस C1C2 इंटू V1², हमने इन दो को मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ से देखिएगा C1C2 इंटू V2² प्लस C2² इंटू V2² माइनस C1V1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा C2V2 का होल स्क्वायर माइनस 2C1V1 इंटू C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर कि ये C1V1 है, ये कैंसिल किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा C1V1² से, ठीक है। ये जो सेकंड है C2V2² है, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इस वाले स्क्वायर से, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, केवल और केवल ये टर्म्स, एक तो ये वाली टर्म्स है ये, और एक ये वाली टर्म्स है, और एक ये वाली टर्म्स है, ये तीन टर्म्स आपके पास है, सेप हो गई, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, देखिएगा क्या क्या बचा हुआ है यहाँ से, C1C2 V2², ठीक है, C1C2 V2² एंड C1C2 V2² एंड माइनस 2 C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ से देखिएगा C1C2 सभी में कॉमन हो रहा है, तो 1/2 C1C2 हम कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो गया V1² प्लस, सॉरी V1² प्लस V2² माइनस 2 V1V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम यहाँ से देखते हैं वापस से कि 1/2 C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, A² प्लस B² माइनस 2AB, ये कितना हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कि इस रिजल्ट के अंदर ना तो C1 नेगेटिव में है और ना ही C2 नेगेटिव में है, और जब C1 और C2 दोनों पॉजिटिव में है तो ये भी एक्सप्रेशन किस में आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि कैपेसिटेंस तो किसका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कैपेसिटेंस तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से देखिए अगर ये वाली टर्म्स पॉजिटिव होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नेगेटिव भी आती है तो उसका जब स्क्वायर होगा तो वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि जो U इनिशियल है वो हमेशा क्या होती है, U फाइनल से ज़्यादा होती है, यानी इस केस में अगर हम बात करें तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है जब हम उसको रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है। तो ये था कैपेसिटर्स के अंदर। आज के लिए इतना ही, अगर कोई दिक्कत है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।